राजेश, जो विनोद जी वापस जुड़ते तो फिर उनसे बातचीत करूंगा, लेकिन ये जो एग्जिट पोल को लेके एक शंका पैदा की जा रही है, आप और क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी को जो है बढ़त मिल सकती है, सरकार बना सकती है, लेकिन एक राय से अगर 7 और 8 एग्जिट पोल अगर एक ही राय बता रहे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, तो हमें क्यों नहीं उसको सीरियसली लेना चाहिए और विश्वास के साथ लेना चाहिए? क्यों नहीं मानना चाहिए कि प्रोफेशनली वो एक तरीके से सर्वे कंडक्ट किया गया है और वो बात सही भी हो सकती है? अक्सर हर बात जो पत्रकार करते हैं वो सही नहीं होती, उस पर शंका क्यों की जा रही है? राजेश, अपने को अनम्यूट करें आप प्लीज। आशुतोष, अभी आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल साफ आ रही, प्लीज गो अहेड। अगर आप एग्जिट पोल्स के बारे में बात करें, देखिए, दो तीन चीजें मैं कहना चाहूंगा, थोड़ा समझ ले। शायद आपने टीवी शो किए होंगे, इसके बारे में चर्चा हुई होगी। अगर नहीं हुई है तो एग्जिट पोल्स के जो आप 16-17 एजेंसी देख रहे हैं, दरअसल में ग्राउंड पर ये 16-17 एजेंसी पोल नहीं करते। ये पूरा को पूरा इनकी जो ग्राउंड पोलिंग होती है वो दो तीन एजेंसी को आउटसोर्स कर दी जाती है। ये दो तीन एजेंसीज के पास डेटाबेस होता है लोगों का, और एग्जिट पोल का ऐसे होता है कि ये एजेंसीज जो है, ये अपना जो डेटाबेस में जो नंबर्स है उसमें वॉइस कॉल फीड करते हैं, ऑटोमेटेड कॉल्स होता है उसके ऊपर। आपने बीजेपी को वोट दिया है तो 1 नंबर दबाइए, आपने सपा को वोट दिया है तो 2 नंबर दबाइए, ऐसे होता है। जो मेरी जानकारी है, मैं इन लोगों से जब बात करता हूँ, और ये एक अच्छा चीज हुआ कि उत्तर प्रदेश का ये लगातार 1.5 महीना में जो दौरा किया, तो उसमें मेरे साथ काफी एजेंसी में काम करने वाले लोग जुड़े, मैंने मेरे नेटवर्क में आ गए। तो मैं कल से लगातार इन लोगों से मैं फोन पे बात कर रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक चीज मुझे जो है कि उनका कहना है कि भाई हमारे पास जो कॉल्स होते हैं, 10,000 कॉल हम अगर डालते हैं, तो अगर स्नैप कॉल है, जैसे ये एक सवाल का जवाब है, तो लगभग 5 से 7% हमारा स्ट्राइक रेट होता है। ठीक है ना? तो मतलब हमारे पास अगर 1 लाख नंबर्स फीड है, तो हम 7,000 से 8,000 रेस्पॉन्स मिल जाता है। तो आपको अगर कोई एजेंसी क्लेम करता है कि मेरा 20,000 डेटाबेस है, तो यानी कि उसको 2 लाख कॉल भेजने होंगे। ठीक है ना? एक तो ये है। खैर, आजकल टेक्नोलॉजी हो गया है, तो ये इतना ज्यादा महंगा व्यापार भी नहीं होता है। लेकिन बात ये है कि ये जो डेटाबेस बनता है, मैंने पूछा कैसे ये डेटाबेस आप लोगों का बनता है। दरअसल में डेटाबेस बनता है, कुछ तो ये इलेक्शन कमीशन के डेटा से चुराते हैं। आजकल तो हिंदुस्तान में हर डाटा बिक जाता है, कोई भी डाटा छुपा नहीं रहता है। दूसरा, कॉर्पोरेट के लिए जो कंज्यूमर मार्केटिंग के थ्रू ये लोग डेटा कलेक्ट करते हैं, वो जोड़ते हैं। तीसरा, उन्होंने कहा एक बड़ा सोर्स है आधार। आधार के कुछ डेटा जुड़ जाते हैं। इस तरह से करके ये लोग डेटाबेस बनाते हैं। तो ये जो डेटाबेस में है, सीधा सीधा बात ये है कि ये डेटाबेस का जो कैचमेंट एरिया है, हमारा इलेक्ट्रोड के साथ मैप करोगे आप, तो लगभग ये 30 से 35% इलेक्ट्रोड बाहर है इस डेटाबेस से। ठीक है ना? और मैं हिंदू में एक थ्री पार्ट में इसमें इस चीज को बहुत अच्छी तरह से इस बार के चुनाव के बारे में एक्सप्लेन किया था कि इस चुनाव में मेरा मानना है कि जर्नलिस्ट को सिलेक्शन नहीं करना चाहिए, जर्नलिस्ट को ट्रेंड्स देखना चाहिए और सेंटिमेंट्स क्या है वो देखना चाहिए। तो मैंने कहा था कि मुझे जो अंदाज हुआ उत्तर प्रदेश में घूमते हुए कि 3 चीजें उत्तर प्रदेश के परिणाम डिसाइड करेंगे। एक है, वोटर बूथ पे नहीं आ रहा है। हालांकि उसको लेकर काफी सत्तापक्ष के लोग मेरे साथ बहुत बहस किए हैं, लेकिन मैं जो पॉइंट आर्ग्यू करना चाहता हूं, 7 बजे शाम तक अगर आप वोटिंग देखोगे, जो पोस्टल बैलेट बाद में ऐड हुए वो अलग बात है, 7 बजे का वोटिंग के कई कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत जबरदस्त गिरावट आए। तो एक जो है, कौन वोट देने नहीं आ रहा है, ये एक निर्णायक रोल प्ले करेगा। दूसरा, जो साइलेंट वोटर है, साइलेंट वोटर में मेरा डेफिनेशन है कि जो सोशली और इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज्ड है, पॉलिटिकली नॉट मोबिलाइज्ड है, उसका कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। और इसमें और दूसरा एक साइलेंट वोटर का वर्ग आता है, जो है महिला, एक तबके का महिला वर्ग। और ये साइलेंट वोटर का बेस, जिसको बार बार बीजेपी लाभार्थी कहता है, वो बहुत बड़ा वर्ग है साइलेंट वोटर। उसको आप कैसे से कैप्चर करोगे, मुझे समझ में नहीं आता है। उनके पास कोई फोन नहीं होता आधों के पास, और अगर फोन हो भी तो आपका डेटाबेस में वो फीचर नहीं करेंगे जिस तरह से आपका डेटाबेस का डिटेल्स कलेक्ट होता है, बहुत चांसेस है। इसीलिए एक तरह से ये एग्जिट पोल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। तो इनको थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट, अगर ये 30% इनको एग्जिट पोल कवर नहीं करते हैं, यही 30% अगर निर्णायक रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि अब मैं आऊंगा उस बात पर क्यों निर्णायक रोल प्ले कर रहे हैं और एग्जिट पोल क्या डायरेक्शन देते हैं।
लोग कहते हैं कि एग्जिट पोल एक तरह से दिशा दिखा देते हैं, वो दिशा बराबर रहता है, हो सकता है सीट के आंकड़े। तो ये दिशा को दो तरह से पढ़ा जा सकता है। एक तरह से आप कह सकते हो कि एग्जिट पोल ने कहा कि भाजपा को समाजवादी पार्टी से बढ़त है इस चुनाव में सरकार बनाने के लिए। दूसरे और एक तरीके से ये एग्जिट पोल का डायरेक्शनल इंप्लीकेशन को पढ़ा जा सकता है, वो ये है कि एग्जिट पोल्स कह रहे हैं कि बीजेपी को बड़े मात्रा पे घाटा होंगे पिछले बार से। क्योंकि मैं एक्सिस, टुडे चाणक्य और जो जन की बात काउंट नहीं करता हूं, ठीक है, इन चीजों को मैं अलग रखता हूं, इनका मैं अभी कमेंट लेट्स नॉट टेक एनीबॉडीज नेम। बाकी लोगों का जो 220 से लेकर 240 रेंज में जो दे रहे हैं, उसका मतलब ये है कि आपका लगभग 20% सीट में गिरावट का आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं। अगर वो डायरेक्शनल इंप्लीकेशन को हम समझने की कोशिश करें, क्यों कह रहे हैं, पिछले बार 103 सीट में जीत हार तय हुआ था 20,000 के कम वोट से। 20,000 के यानी कि 5% स्विंग, नेट स्विंग अवे फ्रॉम बीजेपी इन फेवर ऑफ एसपी होता है, तो ये 103 सीट सपा के पक्ष में चला जाता है जी। अधिकांश लोग बताते हैं कि भाई 20,000 से ऊपर का मार्जिन में बीजेपी पूरा कितना सीट जीती थी, लेकिन बहुत कम लोग बताते हैं कि 20,000 से जो 30,000 के वोट के अंदर कितने सीट थे। तो मैंने जब हिसाब लगाया, मुझे दिखाई दिया कि 20,000 से ज्यादा लेकिन 30,000 के कम मार्जिन पे बीजेपी और उसके साथी दल 69 सीट्स, 69 सीट्स जीते थे। यानी कि अगर हम 30,000 के नीचे लाएंगे, अगर कहीं जगह उन सीटों में अगर एक नेट स्विंग अवे फ्रॉम बीजेपी 7.5-8% का होता है, तो सपा जीत जाती है उस सीट को। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो एग्जिट पोल्स लगा रहे हैं अंदाज, मुझे जो लग रहा है वो तो वोट शेयर से एक्स्ट्रापोलेट कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि 5% तक का नेट स्विंग अवे फ्रॉम बीजेपी होगा, जिस वजह से वो ये बात कर रहे हैं। वो 5% भी 7% हो सकता है, खास करके जब हम उन वर्गों की बात करें जो वर्ग हमको दिखाई नहीं दे रहे। हो सकता है वो 5% की जगह 3% भी हो सकता है। ठीक है राजेश। राजेश, यहाँ पे एक सवाल है, लेकिन मैं आपसे बाद में पूछूंगा। ईश्वरन, जो बात राजेश कह रहे हैं, इसका मतलब ये कि बीजेपी का वोट शेयर घटना चाहिए अगर सीटें 312 से घट के अगर 220 या 230 या 240 तक आती हैं, तो इसका मतलब सर्टेन परसेंटेज ऑफ वोट शेयर घटना चाहिए। ये आपका कहने का मतलब राजेश, दैट्स व्हाट यू आर इम्प्लाइंग? एकदम नहीं, वोट शेयर घटता ही है, कोई घटता ही। लेकिन जो सभी के सभी जो एग्जिट पोल्स हैं, वो बीजेपी के वोट शेयर में कमी नहीं दिखा रहे हैं। इनफैक्ट एक्सिस बाय इंडिया वो 46% तक चला जाता है और सी वोटर जो है वो 41 या 42 के आसपास रहता है। तो बीजेपी का वोट शेयर नहीं घट रहा है 2017 की तुलना में। समाजवादी पार्टी का वोट शेयर भी उसमें कम से कम 12 से 15% का जंप दिखाई पड़ता है। तो उस पॉइंट भी अगर आप देखें, तो आपको क्या लगता है कि ये एग्जिट पोल पर क्वेश्चन करना चाहिए, या पत्रकार लोग या जो बाकी के लोग हैं वो कोई ऐसी चीजें जो नहीं पढ़ पा रहे हैं जिसकी वजह से उनका जो आकलन है वो गलत हो रहा है? आशुतोष, पहली बात तो डेमोक्रेसी है, हम किसी भी बात पे क्वेश्चन कर सकते हैं और एग्जिट पोल वाले भी नहीं बोलेंगे कि ये एग्जैक्ट साइंस है कि आप हम पे क्वेश्चन ना करें। पर जब आप कह रहे हैं कि 8 के 8 एग्जिट पोल्स एक दिशा में जा रहे हैं, तो वो एक गंभीरता से लेने का विषय जरूर बनता है, और तभी लोग इसको गंभीरता से ले रहे हैं। क्योंकि अगर जैसे ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी फ्लोट की जा रही है, तो इसका मतलब 8 कंपीटिंग एजेंसीज को, सबको, कोई भी उनमें से ऐसा नहीं है जो अपने आप को सही साबित करके अपने व्यापार को बढ़ा ले अगले चुनाव के लिए। वो सारे के सारे एक ग्रुप थिंक करके एक जगह आ गए हैं, क्योंकि जो इन 7 में से एक भी राइट होता, हमने जैसे आपने कहा 2017 के आपने 2 उदाहरण दिए, 2 एजेंसीज राइट थी, तो वो आज 5 साल बाद भी हम उनका हवाला दे रहे हैं। तो अगर किसी एजेंसी को व्यापार के तौर पे लगता कि नहीं मेरा आंकड़ा सही है, तो मुझे लगता है उसको काफी मुनाफा होता आगे चल के, क्योंकि सर्वे भी करती हैं, मार्केटिंग एजेंसीज भी हैं, एमएनसीज भी हैं, उसकी प्रसिद्धि बढ़ती। तो पहली बात ये। दूसरी बात, इसके अंदर चैनल्स भी हैं, तो सारे के सारे चैनल्स भी एक मत हो गए हैं, कोई चैनल भी ऑल्टरनेटिव व्यू नहीं ले रहा, और एग्जिट पोल्स भी मिल गए हैं, चैनल्स भी मिल गए हैं, और ये एक मैसिव कॉन्स्पिरेसी होगी हमारे जैसे गॉसिपी गपोड़ी देश में, जहां पे सबको सब बातें बोलते हैं पीछे, और किसी ने लीक नहीं की, तो मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है। होने को कुछ भी हो सकता है, उस पर तो हम बहस नहीं कर सकते। पर अब इसके आगे आता हूं मैं, जो आप बात कर रहे हैं आंकड़ों की, एक बड़ा
एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूं। ममता बनर्जी 2016 में बहुत बड़ी जीत जीती। 2016 में उनका 44% वोट शेयर था। वो सेकंड बारी था। जब वो अपने तीसरे चुनाव में गई तो वो 10 साल की, जो वर्ड यूज करते हैं कोई सत्ता में रहता है, एंटी इनकम्बेंसी, तो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी में तो हर कॉमन सेंस में उनका वोट कम होना चाहिए, चाहे वो सरकार बनाए चाहे वो सरकार से जाए। हुआ क्या 2021 में? उनका वोट शेयर 44 से 48 पे आके जंप मार जाता है 10 साल बाद। क्यों? क्योंकि जब बाइपोलर चुनाव होता है तो जिन पार्टीज की फर्स्ट चॉइस रेस में नहीं होती है वो अपनी सेकंड चॉइस को वोट देते हैं। आपकी एक फर्स्ट चॉइस है, जो आप चाहते हैं मुख्यमंत्री बन जाए, वो नहीं बन रहा। वो सारे चैनल, सारे यूट्यूब, हर माध्यम कह रहा है रेस से ही बाहर है। तो अब आप क्या करेंगे? आप उसको वोट करेंगे या अपनी सेकंड चॉइस को वोट करेंगे? और इसमें एक कटु सच है, जिस एमएलए को जिस एरिया से वोट नहीं आता गांव में, उस एरिया में कितना डेवलपमेंट होता है, कितने एमएलए के फंड्स लगते हैं, ये सब हम जानते हैं। तो अब एक नागरिक के पास क्या चॉइस है? मेरा दिल चाहता है कोई जीते, वो रेस में ही नहीं है। यही लॉजिक रहा था कि ममता बनर्जी का वोट शेयर 44 से 48 पहुंचा, क्योंकि जब कम्युनिस्ट रेस से बाहर हुए, जब कांग्रेस रेस से बाहर हुई, तो एक वर्ग था, चाहे आप उसको मिनॉरिटी बोल लीजिए, चाहे कोई और वर्ग बोल लीजिए, वो इन मास ममता बनर्जी पे शिफ्ट हो गया। अब जब बीजेपी की बात आती है तो यहाँ पे क्या ये हुआ नहीं हुआ, ये तो 10 मार्च को खुल जाएगा, पर हम संभावनाओं की बात कर रहे हैं। तो उसमें एक बात समझिए, जब मायावती जी के वोटर को हर प्लेटफॉर्म पे बोल दिया गया, टीवी से लेके डिजिटल, कि वो रेस से बाहर है, बाइपोलर चुनाव है, तो उनके पास चॉइस है, क्या अब हम सपा के पास जाएं, क्या हम भाजपा के पास जाएं। हो सकता है ये भी मान लीजिए कि 55%, 60% जो मायावती जी को छोड़ रहा है वो सपा के पास जा रहा है, पर क्या 40% भी बीजेपी के पास नहीं जाएगा? और 17 में बीजेपी और सपा में 2% का अंतर नहीं है, इतना बड़ा अंतर है कि अगर 1/3 भी जाता है बीजेपी को, 2/3 भी जाता है बीएसपी का, समाजवादी को, तो बीजेपी फिर भी बहुत बड़ा जीतती है। तो क्या हम इस संभावना से भी इनकार कर सकते हैं, स्पेशली जब एक वेलफेयर स्कीम और दूसरा जो मैसिव आउटरीच संघ परिवार का चलता रहता है, नई नई जगहों पे जाके नए नए क्षेत्रों में नए नए वोटर को जोड़ने का, तो क्या इसका रिजल्ट आया है? वो 10 को खुल जाएगा। पर मुझे लगता है कि एग्जिट पोल्स को डाउट करना या इन चीजों को डाउट करना जो आंकड़े दिखा रहा है, स्पेशली 2019 के रिजल्ट के बाद जब दो बड़ी पार्टियां साथ आई और वो ट्रांसफर नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई? जब मायावती जी चाहती थी, अखिलेश यादव जी चाहते थे कि हमारा वोटर ट्रांसफर हो, क्यों ट्रांसफर नहीं हो पाया? और अब जब वो साथ नहीं है तब वो वोटर ट्रांसफर होके सपा में जाएगा। ये बात पे हमें विचार करना जरूरी है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।